बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन है? बिहार का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है अब तक का? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? सबसे बुरे प्रधानमंत्री? कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई है। बिहार का सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है जिसने बिहार का बेड़ा गर्क किया? ओके, चिराग पासवान। देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन है? चिराग पासवान। मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। इस समय हम लाइव हैं न्यूज 24 पर मंथन में, और मेरे साथ मेरे बाईं तरफ बैठे हैं चिराग पासवान, और मेरे सामने हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स के स्टूडेंट्स। थोड़ा जोर से तालियां बजाइए। चिराग पासवान की एंट्री आज भी किसी बॉलीवुड स्टार की तरह ही होती है, खासतौर से यंगस्टर्स में अच्छे खासे पॉपुलर हैं चिराग। वैसे सिर्फ 42 साल के हैं, लेकिन जब यंगस्टर्स युवाओं के बीच जाते हैं, जो सीटियां और तालियां बजती हैं, उससे अंदाजा हो जाता है कि युवाओं से किस तरह से कनेक्ट करते हैं आज भी चिराग। बहुत बहुत स्वागत है चिराग पासवान। भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एलजेपीआर के नेता हैं। पहले जो एलजेपी हुआ करती थी, अब एलजेपीआर है, और मोदी का हनुमान भी इन्हें कहा जाता है। परिचय ठीक दिया ना मैंने? बिल्कुल ठीक दिया। सबसे अच्छा परिचय कौन सा आपको लगता है इसमें? केंद्रीय मंत्री, पूर्व बॉलीवुड स्टार, मोदी का हनुमान? भाई, ये जो बॉलीवुड स्टार कह के जो आपने मेरी इज्जत अफजाई की है, क्योंकि उस वक्त भी ये टैग मेरे साथ कभी नहीं जुड़ा था। आपने जो कहा कि एंट्री मेरी आज भी एक बॉलीवुड स्टार की तरह हो रही है, जब मैं फिल्मों में भी था तब भी मेरी ना कोई एंट्री हुई, और अगर किसी ने गलती से मेरी फिल्म देख ली होगी तो वो कभी मेरी एंट्री पे ताली नहीं बजाने वाला। ये प्रदर्शन मेरा वहां पे था, तो इसीलिए सिर्फ चिराग पासवान वो अच्छा परिचय है। ओके, वैसे आप बड़े वायरल भी रहते हैं। अब मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आप आजकल वायरल इसलिए हैं कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दही चूड़ा पर बुला लिया और खुद नहीं पहुंचे। वो पहुंच गए, आप पहुंचे ही नहीं। क्या हुआ क्या था कि मुख्यमंत्री जी पहुंच गए और आप वहां नहीं पहुंचे? देखिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, और उनकी व्यस्तता का मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। दही चूड़ा का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन हमारे राज्य के लिए रहता है, और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी हर साल जब तक वो रहे उन्होंने इसका आयोजन किया, और उसी परंपरा को निभाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने भी आमंत्रित किया था, पर निमंत्रण का जो समय था वो 11 बजे के बाद शुरू होना था कार्यक्रम, पर अपनी व्यस्तता की वजह से मुख्यमंत्री जी समय से काफ़ी पहले आ गए। वो 10 सवा 10 बजे के आसपास ही आ गए, और क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है, मैं पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखता हूँ, तो उस वक्त मैं पूजा में था, ये मानकर कि उनके आने का तय समय 11 बजे के काफ़ी बाद का था, जो जानकारी मुझे दी गई थी, पर अपनी व्यस्तता की वजह से उन्होंने लास्ट मिनट रीस्केड्यूल किया चीज़ों को, और वो काफ़ी पहले आ गए। तब तक पूजा से उठकर मैं पहुंचता, तब तक वो आकर वो निकल चुके थे। ये कारण रहा, बट अंतोगत्वा मेरे लिए मायने ये रखता है कि मुख्यमंत्री वहाँ पर आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। ये तो मतलब कम्युनिकेशन गैप का मामला था, एक छोटा थोड़ा सा कुछ, हाँ, जानकारी थोड़ी पहले मिल जाती तो मैं ज़रूर वहाँ पे रहता। ठीक है। मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए ये बड़ी बात है कि वो मेरे कार्यालय आ रहे हैं, तो ऐसे में नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल, बट मेरे मन में जो उनके लिए इज्जत है, मेरा वहाँ पे रहना ज़रूरी था, और अगर समय से जानकारी मिलती मैं ज़रूर रहता। ओके, नहीं, इसकी चर्चा ज़्यादा इसलिए है ना क्योंकि आपके और नीतीश कुमार के रिश्ते तो पूरी दुनिया में जग जाहिर हैं। हर कोई जानता है कि एक समय आप निकल पड़े थे नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए, और आज आप कह रहे हैं कि मेरे मन में बड़ा सम्मान है। तो क्या कुछ बदला है बिहार में, एनडीए में? अब आप और नीतीश कुमार एक साथ हैं और आपने स्वीकार कर लिया है उनको? भाई देखिए, मैं जिस संस्कारों में पला बड़ा हूँ, व्यक्तिगत सम्मान मैंने हमेशा किया, और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि आपके राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, नीतिगत विरोध हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष से विरोध या व्यक्ति विशेष को लेकर किसी तरीके की टिप्पणी करने का मैं पक्षधर नहीं रहा। आपको शायद मेरी वो तस्वीरें भी याद होंगी, जब मैं उनका विरोध भी करता था तो सार्वजनिक मुलाकातों में हमेशा मैंने पहुंच होकर उनका आशीर्वाद लिया। उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर तरीके से वो मुझसे बड़े हैं, बट हाँ, कुछ नीतियों को लेकर मेरी चिंताएं ज़रूर थी, जिसकी वजह से मैंने हमेशा एक दूरी बना के रखी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहल थी, ये प्रयास था कि हम दोनों एक साथ एक मंच पर हम लोग आएँ, जिस बात को मैंने स्वीकारा। आज जब आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि क्या अब मैंने उनको सहज स्वीकार कर लिया, बिल्कुल किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप गठबंधन में रहकर ईमानदार ना रहें तो आप गठबंधन का नुकसान करते हैं। यू माइट एज वेल
be out of that alliance rather than being in that alliance and not being honest to that alliance. अगर मुझे अभी भी नाराज़गी होती तो मैं अपने आप को गठबंधन से अलग करता जिस तरीके से मैंने 2020 में किया था। बट गठबंधन में आने के बाद आपको वो मंच भी मिलता है, वो मौका भी मिलता है अपनी सारी चिंताओं को, आपकी आशंकाओं को, आपके कंसर्न्स को शेयर करने का, जो मुझे पहले नहीं मिलता था। और इसीलिए पहले मुझे सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल करना पड़ता था अपनी बातों को रखने का। आप उस सवाल पर आएंगे, मैं सिर्फ फ्लैग ऑफ करके छोड़ रहा हूँ। जैसे बीपीएससी के स्टूडेंट्स का मामला है, इससे पहले अगर ये मामला आता, मैं सार्वजनिक तौर पे जैसे बाकी राजनीतिक दल जो रास्ता अपना रहे हैं, मैं भी धरना करता, आंदोलन करता, प्रदर्शन करता, सरकार तक अपनी बातों को किसी ना किसी तरीके से पहुंचाता। पर आज मेरे पास वो माध्यम है कि मैं सरकार के भीतर बैठकर मैं चर्चा कर सकूं, अपनी बातों को सरकार तक रख सकूं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकूं, जो मौका मुझे पहले नहीं मिलता था। तो इसीलिए अब वो सहजता है और सहज स्वीकार किया है। देखिए, ये भी शायद मेरे ख्याल से पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर होगा कि चिराग पासवान ने कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार को न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि बिहार एनडीए के नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। थैंक्स फॉर दैट। अब बिहार की बात चलेगी, क्योंकि मुझे पता है अभी दिल्ली की भी बात करेंगे हम, दिल्ली इलेक्शन, क्योंकि आपने दिल्ली में बहुत समय गुजारा है। जी बिल्कुल। केंद्र की भी बात होगी, लेकिन अब बिहार की बात शुरू हुई है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। अगला चुनाव बिहार का है। बिहार में सीटों का बंटवारा एनडीए में ठीक ठाक हो जाएगा। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे और वही सीएम बनेंगे अगर एनडीए जीता तो। देखिए, सीट शेयरिंग में मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई आएगी। इससे पहले भी ये आशंका जाहिर की गई थी लोकसभा चुनाव के वक्त भी, कि इतने सारे दल हैं, सबको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, नहीं होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत एमिकेबली हो जाएगा, और हो गया। कहीं कोई कठिनाई किसी दल को आई नहीं। हम 5 दल हैं इस गठबंधन में। बिहार से आने वाली पार्टी प्रमुखता से जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग की पार्टी, मांझी जी भी हैं, साथ में उपेंद्र कुशवाहा जी की भी पार्टी है। लोकसभा के वक्त भी हो गया था, और मैं मानता हूँ उतने ही एमिकेबली विधानसभा में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एनडीए गठबंधन का नेतृत्व मौजूदा स्वरूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आगामी चुनाव में भी हम लोग जाएंगे। और मैं मानता हूं कि पिछली बार से बहुत बड़ा बहुमत हम लोग को इस बार मिलने जा रहा है। एक विनिंग कॉम्बिनेशन है ये। इसका उदाहरण अभी उपचुनाव में हम लोग को देखने को मिला, जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव थे। 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का। एनडीए के हर एक प्रत्याशी ने चारों की चारों सीटें जीती, जबकि उनमें से कुछ सीटें ऐसी थी जिसको विपक्षी दल अपने आधिपत्य की सीट मानते थे, जिसपे वो मानते थे कि ये हमारे खाते की सीटें हैं। उन सीटों को भी, बेलागंज जैसी सीटें जो कि पिछले 33-34 साल से एनडीए अलायंस नहीं जीता था, वो सीट हम लोगों ने जीता। तरारी की सीट हम लोगों ने जीती। तो ये उपचुनाव ने, जिसको सेमीफाइनल कहा गया था बिहार में, दर्शा दिया कि ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। और इस बार मैं मानता हूँ 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। आप मंझे हुए नेता हो गए हैं, और लगता है इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद आप समझ गए हैं कि कहाँ बोलना है और किस चीज़ को चुपके से खा जाना है। मैंने पूछा था क्या एनडीए जीता तो सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के नेता नीतीश पासवान है। मैं इससे जुड़े हुए दूसरे सवाल पे आ रहा हूं, लेकिन वो सवाल छोड़ूंगा नहीं। यहाँ कौन कौन है जो चाहते हैं या जिनको लगता है कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बन सकते हैं? हाथ उठाइए। ये देखिए, बहुत सारे युवा सोचते हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बन सकते हैं या बनना चाहिए। आपने कभी सोचा है इसके बारे में? क्या ये पॉसिबिलिटी है? भाई, अब मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं मानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मैंने हमेशा से बड़े बड़े पदों पर अपने पिता को देखा है। मेरे लिए किसी पद तक पहुँचना की कभी लालसा नहीं रही, और मेरा राजनीति में आने का कारण भी कभी ये नहीं रहा कि मैं मंत्री बनूंगा या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बिकॉज बचपन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मंत्री का बेटा इतना मैंने सुना है कि वो पद मुझे एक्साइट नहीं करता। जिम्मेदारियां तो आ जाती है ना, जिम्मेदारी ना चाहे तब भी आ जाती हैं। अगर आ गई तो आप स्वीकार करेंगे? भाई, we'll cross the bridge when it comes. अभी it's too early to comment anything on that. But मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। मुंबई में था, जिस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता था, वहाँ के एक क्षेत्रीय दल का मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। जब मैं मूवी की शूटिंग करता था तो वहाँ पे जिस तरीके से उनके ऊपर लाठी चलाई जाती थी, और तो और बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। उस वक्त मैंने ये फैसला लिया था कि मैं वापस राजनीति में जाऊंगा। भले आज मुझे नेपो किड कहा जाए, वो अलग बात है, बट ये फैसला था मेरा कि बिहार में जाके बिहार की परिस्थिति को बदलना है। भाई, बिहारी
कहाँ पे कम है। आज आप चले जाइए बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में आपको बिहारी मिल जाएंगे, मीडिया हाउसेज में बिहारी मिल जाएंगे, नीडलेस टू से IAS IPS ऑफिसर्स आपको बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे, मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया, इस सोच के साथ मैं बिहार की राजनीति में गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैं धरातल पर उतार कर बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता हूँ। तो इसीलिए किसी पद की सोच इस रास्ते जो भी पद आए वो स्वीकार है, मतलब जो भी जिम्मेदारी आए वो स्वीकार है, ये इशारों में चिराग पासवान कह रहे हैं। तो पर लेकिन 2025 के चुनाव के बाद नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, ये स्वीकार कर लिया है सबने, बीजेपी ने, आपने, मांझी जी ने, मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं अकेला घटक नहीं हो सकता हूँ ये फैसला लेने के लिए। आई कैन स्पीक ओनली बिहाफ ऑफ माई पार्टी, और मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और अगर उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाते हैं तो उन्हीं को ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पुनः मिलनी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। आपको मोदी का हनुमान कहा जाता है और आप खुद कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। ये कहानी शुरू कहां से हुई थी? मोदी का हनुमान किसी और ने आपको कहा था या खुद आपने सोचा कि नहीं मुझे बनना है? टेल यू ये कहां से ये पूरा ये प्रकरण शुरू हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे 2020 के, और उस वक्त मैं चुनाव अकेले लड़ रहा था। और उस वक्त क्योंकि मैंने जनता दल यूनाइटेड के सामने ही अपने प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि मेरे मतभेद जो कि जग जाहिर हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री जी, उनकी पार्टी, उनकी नीतियों के साथ थे, तो मैंने उनकी पार्टी के सामने अपने प्रत्याशी उतारे थे और भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थन कर रहा था। बट उस वक्त ये बात कही गई थी कि मैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, जो मैं करता भी नहीं, क्योंकि मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं था, तो मुझे नहीं करना था। तो 2-3 बार जब ये बात मुझे कही गई तो उस वक्त आया तो फिल्मों के बैकग्राउंड से हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो डायलॉगबाजी चलती है मन में। तो उस वक्त बोलते बोलते थोड़ा सा ड्रामेटिक होकर मैंने बोल दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें अपने होर्डिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखा दूंगा। तो वहाँ से दिल चीर के दिखाने वाली बात जब सामने आई तो वो फिर हनुमान के साथ लोगों ने जोड़ा, और फिर अगले दिन मैंने पेपर में अपने ही कार्टून बने हुए देखे जहाँ पे मैं हनुमान के रूप में हूँ और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर मेरे सीने में। तो ये वहाँ से प्रकरण की शुरुआत हुई। अब ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर आप ही की पार्टी में अलग अलग राय रही है। आपके पिताजी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही 2002 में एनडीए छोड़ा था, उसके बाद 2013-14 में आप वापस आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ही थे जिन्होंने रामविलास पासवान को कन्विंस किया था इस बात के लिए कि इस समय देश का मूड ये कहता है कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं और वो आ रहे हैं। क्या वो कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली, मैं आई थिंक इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट नाउ। पापा ने भी अपने इंटरव्यूज में इस बात को ओपनली कहा ही था। उन्होंने उस वक्त वो तैयार नहीं थे, जिस अलायंस में थे उसको छोड़ने के लिए। यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे हम लोग तब, और वो काफ़ी सहज थे उस गठबंधन में। बट हाँ, मेरी ये चाहत थी जो कि इवेंचुअली जिद में बदली। मैं चाहता ज़रूर था कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ जाएं। पापा की एक अपनी हिस्ट्री रही थी प्रधानमंत्री जी के साथ, बट वो दौर एक ऐसा था जब तक उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे उनसे वो बाहर आ चुके थे। ऐसे में मेरे पास पहली बार एक ऐसा विकल्प, देश में एक ऐसे नेता को चुनने का आ रहा था जो देश में 125 करोड़ देशवासियों की बात कर रहे थे। मैं 2014 का जिक्र कर रहा हूँ। उस वक्त वो किसी जात पात धर्म मजहब की बात नहीं करते थे, देश में 125 करोड़ देशवासियों की बात, सबका साथ सबका विकास की वो बात करते थे। ये बातें मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी और मैं चाहता था कि हम लोग उनके साथ गठबंधन में जाएं। इनिशियली इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कन्विंस पापा। मुझे याद है शुरू में 1-2 बार जब मैंने फ्लैग ऑफ भी किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनका आया, कतई वो तैयार नहीं थे। बट धीरे धीरे मैं भी लगा रहा, मैंने भी अपनी जिद छोड़ी नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली वो जीन्स तो मौसम वैज्ञानिक वाले हैं ही, बिल्कुल। तो आपको समझ में आ गया था तो कि इस समय देश का मौसम क्या कह रहा है। मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूँ तो उस वक्त का मौसम मैं पढ़ पा रहा था और मैं जानता था, और नॉट ओनली बिकॉज कि मैं मौसम पढ़ पा रहा था, ऑल्सो बिकॉज कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच विचार, उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और मैं चाहता था कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा बने। ऐसे नेता को देश का नेतृत्व करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए जो सबके साथ की बात करता हो, और पिछले 10 साल मुझे लगता है कि परिणाम स्वरूप है कि वो फैसला सही था हम लोग का। तो इस बार थर्ड टर्म में क्यों कमज़ोर हो गए प्रधानमंत्री? 243 सीट पर बीजेपी क्यों अटक गई? 400 का टारगेट था, चलिए 400 का नहीं भी था, तब भी अपने दम पर भी मेजॉरिटी क्यों नहीं ला पाई?
आपका असेसमेंट क्या है? कई बार होता क्या है ना कि चुनावी सरगर्मियां इतनी ज़्यादा होती हैं और हर कोई इतनी हैमरिंग कर रहा होता है अपनी बातों को लेकर कि लोग सही गलत के बीच का अंदाज़ा लगाना में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन ने एक रॉन्ग नैरेटिव उस वक्त सेट करने का प्रयास किया जिसमें वो सफल हुए अनफॉर्चुनेटली। संविधान वाला, संविधान और आरक्षण को लेकर तो दलितों में आपको लगता है असर हुआ उसका? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परिणाम आए, नहीं तो अगर ये रॉन्ग नैरेटिव, ये फॉल्स नैरेटिव अगर वो लोग सेट नहीं करते तो मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतर रिजल्ट आते हम लोगों के। बिहार काफ़ी हद तक हम लोग संभालने में हम लोग कामयाब रहे। बट हाँ, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये गलत नैरेटिव को कन्विंस करने में लोगों के बीच विपक्ष कामयाब रहा। पर आज वही लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं जो लोग कहते थे कि अगर तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी। आज मुझे लगता है हमारे संविधान को और सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। मुझे वो दिन भी याद है जब हम लोग संविधान दिवस की जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को कहा था कि संविधान दिवस की क्या ज़रूरत है, रिपब्लिक डे तो हम लोग मनाते ही हैं। आज जो लोग संविधान को लेकर इतने चिंतित हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब जो संविधान के निर्माता हैं उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि इनकी पार्टी के नेता के एक ही नेता के परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में थी टिल 89। और 89 में मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जो को भी इस बात का श्रेय दूंगा। उस वक्त वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे वीपी सिंह जी की सरकार में, जिस वक्त पहली बार बाबा साहब का तैलचित्र भारत की संसद में सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया। तो आज जो लोग संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर, आरक्षण को लेकर इतनी चिंता प्रकट कर रहे हैं, ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब बाबा साहेब को चुनाव लड़वा कर, उनको हरा कर, उनको अपमानित करने का काम किया गया। तो ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया जो कहीं ना कहीं उसमें लोग सफल रहे। मैं मानता हूँ इसी का ही कारण है कि इस तरीके के रिजल्ट 2024 के लोकसभा के चुनाव में आए। बट ठीक उसके बाद आपने देखा जब अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट देखिए, महाराष्ट्र जहाँ पे लोकसभा में एक अलग रिजल्ट आया था, महाराष्ट्र में इस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये दर्शाता है कि लोगों को भी समझ में आया कि उस वक्त हम लोग झांसे में फंसे, जिसको करेक्ट बाकी के विधानसभा के चुनाव में किया गया। दिल्ली में आपकी पार्टी कुछ सीटें ले रही है चुनाव लड़ने के लिए? हम सुन रहे थे कि एज वी टॉक चर्चाएं चल रही हैं। मैं हैं। मानता हूं कि कुछ घंटों में और स्पष्टता आ जाएगी। भाई मैं एक बात को लेकर बहुत क्लियर हूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संख्या बल दिखाने के लिए, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं गठबंधन में एक अपना सकारात्मक योगदान दे सकूं। मैं वही सीटें लूंगा जो मैं जीत पाऊं। मैंने झारखंड में भी भले न्यूज़ चैनल पे सारी जगह चला, मैं 5 सीटों की मांग कर रहा हूँ, 4 सीटों की मांग कर रहा हूँ। आप हेमंता बिश्व शर्मा जी से पूछेगा, वो प्रभारी थे। मुझे लगता है 25 मिनट में हम लोग का अलायंस क्लियर हो गया था। हम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हम लोगों ने उड़ान भरी। उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण था वहाँ पे, और उस फ्लाइट जर्नी में 25 मिनट की वो फ्लाइट थी, उसमें उन्होंने मुझे पूछा कौन सी सीट आपको चाहिए। मैंने एक सीट का नाम लिया, मैंने वही एक सीट है जहाँ पे मेरी तैयारी मजबूत है और मैं लड़के मैं जीत सकता हूँ। और वो सीट उसी वक्त फाइनल हुई, हम लोगों ने उसका अनाउंसमेंट किया और मैंने फिर बाकी जगह झारखंड में गठबंधन के लिए प्रचार किया, महाराष्ट्र में मैंने प्रचार किया। वैसे ही दिल्ली में संख्या नहीं, बस वो सीट मेरे लिए मायने रखती है। मैं चाहता हूं कि जिस सीट पे हम लोग की तैयारी है वो सीट मुझे दी जाए, वो मिलेगी तो ज़रूर हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली में और केजरीवाल जी जा रहे हैं, और केजरीवाल और शीला दीक्षित के कार्यकाल की तुलना आप कैसे करते हैं? मैं मानता हूं कि ज़रूर भाजपा की सरकार आ रही है। एक लंबा समय केजरीवाल जी को मिला, जिन जिन वादे दावों के साथ वो आए थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी काफ़ी अप्रिशिएट करता हूं जब कोई विद अ फ्रेश एयर आता है, नई सोच के साथ आता है। जैसे मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी का कहा, बट इन्होंने इन 10 सालों में जिस सोच के साथ आए उस सोच को धरातल पर उतार के दिखाया। केजरीवाल जी भी शुरू में जब आए, एक बार के लिए मैं उनको सुनना, देखना, जानना चाहता था, क्योंकि वो नई बातें करते थे। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सुख सुविधाएं नहीं लूँगा। अभी एक लॉयर को लेकर वो जिक्र हो रहा था, उनका वो पिछला बयान भी मुझे याद आता है जब वो बोलते हैं कि सरकारें इतने महंगे लॉयर्स क्यों रखती हैं। कट टू दूसरा उनका बयान आता है कि हम क्या करें, हम लोग केस हार जाएं,
अगर हम लोग महंगे लॉयर नहीं रखे तो हम लोग क्या करें? तो ये विरोधाभास जो 10 सालों में उनकी बातों में देखने को मिला, ये मैंने ही नहीं, जनता ने भी इसका अनुभव किया। और मैं मानता हूं, और पिछले चुनाव में उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना, पानी साफ नहीं आया तो मुझे वोट मत देना। तो ये तो उन्होंने खुद ही कह के गए, आग्रह करके गए कि मुझे वोट मत देना। तो मुझे नहीं लगता कि पर इस बार शीला जी दिल्ली का की अच्छा जनता- था कार्यकाल। अगर आप कंपैरिजन में अगर आप मुझसे पूछें, मैं मानता हूं कंपैरेटिवली, कम से कम उस वक्त दिल्ली में मैं रहता हूं, दिल्ली का मैं वोटर नहीं हूं, बट दिल्ली में मैं रहता हूं, इस नाते मेरी भी जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति बनती है। तो मैं कम से कम इतना मैं जानता हूं कि शीला जी के वक्त हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना था कि एलजी साथ नहीं देते या केंद्र से समर्थन नहीं मिलता। ये सारे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये बहानेबाजी जो अब देखने को मिलती है, वो केजरीवाल जी और इनकी सरकार में ज़्यादा सुनाई दी। ओके, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने अभी अभी पूछा दिल्ली को लेकर। क्या? दिल्ली में मैंने कहा केजरीवाल शीला दीक्षित की तुलना आप कैसे करते हैं, वो तो ठीक है, एक सेकेंड, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते हैं मेरे सामने कौन है, मेरे सामने कोई चेहरा ही नहीं है। लोग आप भी कहते हैं ना मोदी के सामने कौन, पूरे देश में आपने पूछा, तो दिल्ली में केजरीवाल जी पूछते हैं। हाँ, तो उस वक्त इन लोगों ने भी तो जवाब नहीं दिया। इस वक्त इन लोगों ने भी जवाब नहीं दिया, बट हाँ, इन लोगों के पास कभी वो एक सामूहिक चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर कभी रहा ही नहीं। हाँ। हम लोग के पास कम से कम इतना तो है कि अगर किसी राज्य में अगर हम लोग पहले से अनाउंस करके, या कोई ऐसा राज्य जहाँ पे पहले से मुख्यमंत्री नहीं हो या उसका चेहरा नहीं हो, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जाते हैं उस चुनाव में, और जिसका लाभ हम लोग को अलग अलग राज्यों में हम लोग को देखने को मिला। मैं मानता हूं कि अगर गठबंधन, मुझे नहीं पता कि हम लोग किसी की घोषणा करेंगे नहीं करेंगे, बट हाँ, प्रधानमंत्री जी के कार्य अपने में इतने ज़्यादा हैं जिसके आधार पर जनता का भरपूर समर्थन हम लोग को मिलेगा, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। ठीक है, आपने कहा कोई भी नया नेता आता है, नई पार्टी आती है, फ्रेश एयर की तरह आपको अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर भी आए हैं बिहार में हाँ, जन सुराज लेकर, तो आप बिल्कुल। उनका स्वागत करते हैं क्या? बिल्कुल, वो भी एक नई और सोच क्या वो कोई के- प्लेयर होंगे आपको लग रहा है इस बार? देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ मेनी एमएलएज यू हैव, हाउ मेनी एमपीज यू हैव। अभी राजनीतिक स्तर पर चुनावी रण क्षेत्र में अभी भी उनको अपने आप को प्रूव करना बाकी है। तो मुझे नहीं पता कि वो उसमें कितना खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे। उपचुनाव में उन्होंने ज़रूर प्रयास किया, बट वो सफलता उनको नहीं मिली। बट मेरे पुराने मित्र हैं प्रशांत जी, मैं ज़रूर मानता हूं कि वो भी एक नई सोच के साथ बिहार को एक बदलाव की दिशा में वो लेकर जाना चाहते हैं, जिसका मैं ज़रूर सम्मान करता हूं। भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं उनके लिए मुझे नहीं पता, बट हाँ, जो फ्रेश एयर का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो एक नई सोच, कम से कम जात पात धर्म मजहब से उठकर जब कोई सामने आता है। एमवाई समीकरण ने दशकों तक हमारे प्रदेश को जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम किया। मैं भी अपने एमवाई समीकरण की बात करता हूं, बट मेरे एमवाई समीकरण में महिला हैं और युवा हैं। मैंने अपने लोकसभा के चुनाव में उसको प्रमाणित भी करके दिया। मात्र 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा था, उन 5 सीटों में मैंने 4 युवाओं को लड़ाने का काम किया और 2 महिलाओं को लड़ाने का काम किया। नारी शक्ति अधिनियम का पूरी तरीके से पालन मैंने लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी में मैंने करने का काम किया। तो मेरा एमवाई समीकरण महिला और युवा को लेकर है। मैं चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार में राजनीतिक सोच की जरूरत है। अब तेजस्वी यादव की एजुकेशन, उनकी शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर बहुत हमलावर हैं। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, पढ़े लिखे नेताओं को आना चाहिए। आपको लगता है ये नेताओं की एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, तेजस्वी 10वीं बेसिक पास है। एजुकेशन जरूर मायने रखती है, बट इवेंचुअली आई थिंक आपकी नीति, आपकी सोच, आपके विचार, आपके फैसले, आपके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। मैं कतई किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी का पक्षधर मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन क्या करता है नहीं करता है, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो उनका निजी जीवन है, क्या परिस्थितियां थी नहीं थी हम में से कोई नहीं जानता। क्या कारण रहे, क्यों आगे पढ़ाई नहीं हुई, जो भी है, बिल्कुल भी उसमें नहीं जाना चाहिए। मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। उनका मूल्यांकन आप करें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उनका मूल्यांकन आप करें उस आधार पर, क्योंकि जिस पार्टी के वो नेता हैं, उस पार्टी से 2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रह चुकी है। उस वक्त उस पार्टी ने क्या फैसले लिए, पीढ़ी में बदलाव के बाद क्या क्या फैसले लिए गए, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका कैसे रही। मुझे लगता है एक लंबा कार्य क्षेत्र है जिसके आधार पर तेजस्वी जी को
परखना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी कतई नहीं। ओके, अब बीजेपी एनडीए के अपनी पार्टियों को छोड़कर सारी विपक्षी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को परिवारवादी बताती है। जाहिर है उस परिभाषा में तो आपकी पार्टी भी आती है, आप भी आते हैं, क्योंकि आप भी रामविलास पासवान के बेटे हैं। So how do I shy away from this? रिस्पॉन्ड do I run away from this? आपको ये I कहना can't. चाहिए, जैसे मैंने अनुप्रिया पटेल से बात की तो वो कहती है बीजेपी कौन होती है परिवारवाद की परिभाषा तय करने वाली। क्या आपको भी लगता है कि परिवारवाद की परिभाषा कोई तय नहीं कर सकता, किसी को तय करना भी नहीं चाहिए? मुझे पता ही नहीं है कि परिवारवाद की परिभाषा क्यों, और मैं क्यों परखने जाऊं कि परिवारवाद की परिभाषा क्या है। मुझे, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए ज्यादा ज्वलंत विषय मायने रखते हैं। मेरे लिए ये मायने रखता है कि आज की तारीख में हम लोग कितने रोजगार दे पा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल बना कहने पा का रहे हैं, मतलब कितने शैक्षिक नहीं, वो ठीक संस्थान है, खड़े कर पा रहे हैं। आप इस पर नहीं जाना चाहते। मैं मुद्दे नहीं पर। मानता कि ये मुद्दों में से एक मुद्दा हो सकता है, बट हाँ, जिनके लिए ये मुद्दा है वो इसको उठाते ही और उठाते रहे हैं और उठाते आप ही रहेंगे। के साथ ही उठाते हैं, बीजेपी हाँ, उठाती बिल्कुल, है, वो उनका एजेंडा है फिर ना। कांग्रेस कहती है जरा अपनी तरफ भी देख लो, आपके साथ भी बैठे हुए हैं चिराग पासवान। बिल्कुल सही बात है, सही बात बिल्कुल है, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल। बट ये एक पार्टी का अपना एजेंडा है भाई। हम लोग अलग अलग पार्टी इसीलिए ना है क्योंकि हम लोग के अलग अलग एजेंडा हैं। वी माइट एज वेल बी देन वन पार्टी ना। अगर सारे एजेंडा, सारे हम लोग की प्रायोरिटी, सारे कंसर्न्स अगर एक ही होते तो हम लोग फिर एक ही पार्टी होते ना, अलग अलग पार्टी क्यों होते? आपको लगता है वैसे भी जनता अगर आशीर्वाद दे दे, चुनकर भेज दे, तो उसके बाद परिवारवाद का आरोप वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए? भाई फिल्मों में आप नहीं चले ना। मैं तो ये मानता हूँ, बिल्कुल नहीं चला। हाँ, इसीलिए, पर राजनीति में चल गए। बिल्कुल ऐसे चले कि अब मतलब आप अपने पिताजी के रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप किसी परिवार से आते हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक इजी एंट्री आपको मिल सकती है, बट आपकी काबिलियत ही आपकी जमीन वहां पे पुख्ता करती है, मजबूत करती है। मैं 2014 का चुनाव में जरूर मैं मान सकता हूं कि मैं शायद रामविलास पासवान जी का बेटा था, शायद इस वजह से मैं चुनाव जीत गया, बट वो चुनाव में 85,000 से जीता था। 2019 का चुनाव में 2.5 लाख वोटों से जीता हूं। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी कार्यशैली की भूमिका रही होगी, मेरे अपने व्यक्तित्व का प्रभाव रहा होगा। तो मैं मानता हूं कि इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। अगर आप में है तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो इतिहास गवाह रहा है कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूर्व के जितने रहे, उनके बच्चे बच्ची, उनके परिवार के लोगों के नाम भी शायद किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली, क्योंकि उनमें शायद वो काबिलियत नहीं थी। आरक्षण कब तक रहना चाहिए चिराग? भाई इस पे तो कोई समय सीमा अभी रही नहीं सकती है, इस पे कोई चर्चा समय सीमा को लेकर भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कि देश की एक बड़ी आबादी को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ लिया गया। एक ऐसी आबादी जो आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत की शिकार होती है। मैं कहता हूं कि मैं जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखता, पर वो उदाहरण मुझे खुद परेशान करते हैं जब जातीयता के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। जब प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है, जब आज की भी तारीख में एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग करनी पड़ती है, जब आज की भी तारीख में ऐसे उदाहरण आपको सुनने को मिलते हैं, तो कतई कब तक रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी कहते हैं जब तक मैं हूं या हमेशा रहेगा आरक्षण। अब ये कहते हैं ना, राहुल गांधी ने कहा जब तक बराबरी ना आ जाए तब तक आरक्षण रहना चाहिए, उनको सबने घेर लिया था। ये कांग्रेस की वही सोच है जो समय समय पर ये चाहती है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। राहुल जी का ये कहना कि जब तक बराबरी ना आ जाए, किसके पास है ये मापदंड? कैसे आप तय करेंगे कि बराबरी आ गई कि नहीं आ गई? कौन लोग हैं जो कि गांव में जाकर आज भी रहते हैं और जो देखते हैं कि 2 दरवाजों के बीच कितनी दूरियां हैं जाति की वजह से? वो तो यहां तक कहते हैं 50% से ज्यादा कर देंगे हम आरक्षण, जातिगत जनगणना करवाएंगे, सत्ता में आएंगे और 50% को भी क्रॉस कर जाएंगे। आप कहते कुछ हैं, बट गाहे बगाहे जब आपके दिल की सही बात निकल आती है, इंडिया स्टेट से जब आप लड़ाई लड़ने लगते हैं, जब आरक्षण को एक समय के बाद आप समाप्त करने की बात करते हैं, उसके बाद आप कितना भी काउंटर दे दीजिए कि हम बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। आपका क्या स्टैंड है? 50% से ज्यादा होना चाहिए आरक्षण? मैं मानता हूं कि अगर जितने भी प्रावधान हैं जो भी इस व्यवस्था को और सशक्त करने की सोच को मजबूती दे सकते हैं, वो किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग हैं उनको आरक्षण देने की भी मांग सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ही की गई थी। हम लोग के तो मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों को
अभी आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस व्यवस्था को भी उन्होंने बनाने का काम किया। कास्ट सेंसस तो होना चाहिए ना? हाँ, मैं मानता हूँ इस बात। आपने कहा है ना, ये तो आप मतलब जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ओके। मेरे कारण है उसको लेकर। मैं मानता हूं कि आज भी कई योजनाएं हैं, ये मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि मैं एक तरफ मैं बोलूं कि मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता और फिर मैं जातीय जनगणना का मैं समर्थन क्यों करता हूं, क्योंकि आज भी कई ऐसी नीतियां राज्य सरकार की हों या केंद्र सरकार की, वो इस सोच के साथ बनाई जाती हैं कि फलाना जाति को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाए। स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है। ऐसे में सरकारों के पास कम से कम उस जाति के आंकड़े होने जरूरी हैं ताकि आप उसके अनुपात में राशि का आप आवंटन कर सकें। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े मांगे जाते हैं कि फलाना जाति की क्या आपने प्रधानमंत्री से या टॉप लीडरशिप से सरकार में बीजेपी में कहा है, अपनी ये मांग रखी है कि करवाइए? भाई देखिए, बिहार में जब ये विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया और बिहार में जब जाति आधारित जनगणना जब हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो उसमें सारे दलों ने इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। जब राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा का विषय आएगा तो जरूर पार्टी अपनी तरफ से अपनी बातों को रखेगी। कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपकी राय बीजेपी से अलग हो जाती है, जैसे परिवारवाद हुआ, ये शायद कास्ट सेंसस भी कुछ हद तक उसमें आता है। फिर एक मुद्दा वक्फ बोर्ड का, वक्फ बिल का भी आता है। क्या उस पर भी आपका स्टैंड बीजेपी से अलग है? वक्फ बिल के आप पक्ष में हैं या आप विरोध करते हैं उसका? भाई देखिए, मैंने इस बात को पुनः मैं दोहराता हूँ, अलग अलग कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग पार्टी हैं। नहीं तो हम लोग मर्ज होके एक ही पार्टी बन जाते। अलग अलग विषय पे अलग अलग मत रखने की सहूलियत देना, मुझे लगता है यही एनडीए की खूबसूरती है। और कम से कम ये सहजता मेरे प्रधानमंत्री हम लोगों को देते हैं कि आप अलग अलग विषय पे अलग अलग मत आप रख सकते हैं। तो आप उसके खिलाफ हैं वक्फ बिल के? जैसे मैं आ ही रहा था वक्फ बोर्ड को लेकर, जब ये विषय जब आया, जब कैबिनेट में जब इसको टेबल किया गया, उस वक्त हमारी पार्टी की ये सोच थी कि कम से कम जितने कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी बिल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें विपक्ष या लोगों को लगे कि बुलडोज कर दिया गया और ला के सीधा इसको बिल के तौर पर, कानून के तौर पर इसको लोकसभा में लाया, इसको पारित करवा दिया गया। हम लोगों का उस वक्त मत था कि इसको एक कमेटी में भेजा जाना चाहिए ताकि हर स्टेक होल्डर को मौका मिले अपनी बातों को वहाँ पे रखने का। ये कमेटी में गया, जेपीसी इसके लिए गठित हुई और अब उस जेपीसी का जो भी फैसला आएगा वो पार्टी को स्वीकार्य होगा। और क्या संभल जैसी घटनाएं आपको परेशान करती हैं क्या? देखिए, ऐसी कोई भी घटना जरूर आपको परेशान करती है, आपको चिंतित करती है, बट वहीं पे विश्वास आपका, आपके सरकार के ऊपर होता है, अलग अलग संस्थाओं के ऊपर होता है। मैं डायरेक्ट पूछता हूं, नहीं तो आप मुझे घुमा देंगे। क्या कोर्ट के जरिए ही सही मस्जिद सर्वे करवाने की एप्लीकेशंस कोर्ट में डाली जानी चाहिए? क्या उनके सर्वे होने चाहिए कि उसके नीचे मंदिर था या नहीं था? संघ प्रमुख तो कह चुके कि मस्जिद हमें शिवालय नहीं ढूंढने चाहिए। आपका स्टैंड क्या है? भाई देखिए, मेरी प्राथमिकताओं में ये नहीं है ये विषय। डेफिनेटली जिन लोगों के लिए ये अहमियत रखता है, ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें किसी की टिप्पणी करना, अगर कल को अगर मेरी आस्था है कि यहाँ पर ये चीज़ है और मैं मानता हूँ कि ये है, तो उस आस्था को भी सम्मान मिलना चाहिए, बट मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि जगह जगह जाकर आप खोदते ढूंढते फिरें, बट हाँ, क्योंकि एक देश की बड़ी आबादी की आस्था को भी सम्मान देने की बात है, ऐसे में अगर समय समय पर ये फैसले लिए गए हैं तो उस सोच के साथ लिए गए हैं, बट अगर आप मुझसे पूछे तो कतई ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है। ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका आप समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ होंगे? आई विश चीज़ें इतनी आसान होती, इतनी ब्लैक एंड वाइट होती, कितनी सहजता से आप हर सवाल पूछ लेते हैं कि आप इसका समर्थन करते हैं, आप इसका समर्थन नहीं करते। हर एक जगह देयर स्कोप ऑफ डिस्कशन, चर्चा होनी ज़रूरी है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, मैं कैसे आपको यहाँ पे बैठ के बता दूं कि मैं उसका समर्थन करता हूँ या मैं उसका विरोध करता हूँ, जब तक मैंने उसका प्रारूप ही नहीं देखा। मेरे पास कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, अगर आपके पास है तो प्लीज आप शेयर करें मेरे साथ। okay. जब तक उसका कोई ड्राफ्ट नहीं आएगा, okay, चिराग पासवान, अब जल्दी से मेरा रैपिड फायर राउंड, मैं छोटे छोटे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं कुछ छोटे छोटे जवाब चाहूंगा आपके साथ। रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन है? एनडीए के नेता। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन है? बेस्ट चीफ मिनिस्टर अभी तक के मुझे लगता है कई रहे हैं अलग अलग समय में, जिन्होंने किसी एक का नाम लेकर मैं ये जाति करूंगा। ओके। बिहार का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है अब तक का? फिर अगेन इसमें कई नाम रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, मतलब कितने लोग रहे हैं, 70 दशक में कई लोग ऐसे रहे हैं। बिहार का सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, जिसने बिहार का बेड़ा गर्क किया हो?
हर किसी की अपनी अपनी भूमिका रही, बट हाँ मैं राजद के बेड़ा दौर गर्क में करने में पर हाँ राजद के दौर में मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 90 का वो दशक था जब सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। ठीक है, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? मैं मानता हूं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अब तक का इतिहास का? पुनः मैं मानता हूं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे बुरे प्रधानमंत्री? आई डोंट रियली या जिस ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल से आप सबसे कम संतुष्ट हो? जिसके कार्यकाल में लिया गया एक फैसला जिसने दशकों तक लोगों को विचलित किया है, इमरजेंसी का एक काला दौर, मैं मानता हूं वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया सबसे गलत फैसला। ओके, चिराग पासवान, देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? कई हैं। इसकी बिहार में ही है या बाहर है? इसकी एक बहुत सहज तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। विपक्षी दल जब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर तथाकथित इंडिया अलायंस की ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें एक मंच पर एक साथ जहां आपको 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी मिलते हैं, तो 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्ट नेता भी आपको उसी मंच पर दिखाई देते हैं। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री जी ने अक्षर से उसका पालन किया। चिराग, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पर फिर भी सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? किसे सुनना आपको पसंद है? थोड़ा सा बायोस होके बोलूंगा, मैं खुद अपने पिता का बहुत वो रहा हूं। उनके भाषणों को मैंने बहुत सुना है, बट हाँ अच्छे भाषण सुनने की मैं सोच रखता हूं। अलग अलग समय पे सुषमा जी हों, अटल जी हों, या आज की तारीख में मेरे खुद के प्रधानमंत्री, उनके भाषणों को मैं कई बार सुनता हूं। मिस करते हैं पिताजी को? हद से ज्यादा। उनकी सबसे ज्यादा क्या बात आप मिस करते हैं? Any last words he said to you? सब कुछ, उनका होना, उनकी बातें, उनका मुझे पुकारना, उनकी खुशबू, उनका वो ऑरा, हर चीज में। क्या कहकर बुलाते थे वो आपको? मेरे घर का नाम दीपू है। दीपू? उसी नाम से बुलाते थे। उनका वो आवाज देकर, और उनका ना देयर वाज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ हिम, यू नो, वो उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अलग था बुलाने का। तो वो लहजा, जिस लहजे में बुलाते थे, सब कुछ मिस करता हूँ। आई मिस हिम एवरी सिंगल डे। कुछ कहा था जाते टाइम उन्होंने, कुछ जो अक्सर याद आता हो आपको? भाई बहुत सी चीज़ें उनकी कही हुई, बहुत चीज़ें, बट हाँ उनकी हर सीख ही मेरी हिम्मत बढ़ाती है। कितनी बातें उन्होंने कही थी। एक तो उनका यही कहना कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। जब मैं विपरीत परिस्थिति में होता हूँ, उनकी ये हर बातें, वो ये कहते थे कि आज तुम उम्र के उस दौर में हो जहाँ तुम कड़े फैसले ले सकते हो। कंफर्टेबल जोन में कभी अपने आप को मत रखना, कंफर्टेबल पॉलिटिक्स कभी मत करना। एक दौर आएगा जब तुम अपने आप को उम्र की वजह से कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में ले जाओगे, बट अभी उम्र तुम्हारे साथ है। कड़े फैसले लेना, अपनी सोच वाले फैसले लेना। ओके, देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन है चिराग पासवान? बायस हूँ इसको लेकर, बोलिए। बट हाँ मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर किसी ने सही मायनों में दलित विचारधारा, अनुसूचित जाति जनजाति की सोच, उनकी लड़ाई को ईमानदारी से बिना दिखावे के लड़ने का काम किया, तो वो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी। मायावती जी, कांशीराम जी, हर किसी का समय समय पर, चंद्रशेखर आजाद आजकल बड़ी चर्चा है उनकी। हर किसी का अपना योगदान रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि पुत्र हूँ, बायस होके शायद ये जवाब दे रहा हूँ, बट हाँ बाबा साहेब के बाद मैं मानता हूँ कि मेरे पिता। ओके, मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं? एक विराट शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पुनः समावेशी सोच को मजबूती देने का काम किया। मेरे पिता को उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला। उनके माध्यम से मैंने जितना भी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को समझा, जाना, उनकी सोच का मैं हमेशा से मैं प्रभावित रहा हूँ। और मुझे लगता है आर्थिक नीतियों को लेकर जो उनकी सोच और जो क्लैरिटी रही उनकी, उसने हमारे देश को वो एक ग्राउंड ज़रूर दिया जिस पे आज हम लोग नई इमारतों को खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। ओके, चिराग, हमारे जो पटना के रिपोर्टर हैं सौरभ कुमार, उनका एक सवाल है। सौरभ कुमार ने एक सवाल पूछा है, जरा क्या हम उसे प्ले कर सकते हैं? चिराग जी नमस्ते, मैं पटना से सौरभ। मेरा आपसे 2 छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल यह है मेरा कि आपने बिहार में संकल्प लिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन
जिन खान ब्रदर्स को आपने अपने पार्टी में शामिल कराया है और जिन पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, तो क्या ये माना जाए कि बिहार में आप अपना संकल्प इन्हीं खान ब्रदर्स जैसे नेताओं के सहारे पूरा करेंगे? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि ये खान ब्रदर जिनको आपने अपने पार्टी में शामिल कराया है, ये पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इन्हें हरी झंडी नहीं मिली। तो आपने इन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया है, तो क्या आप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं? ये देख रहे हैं जैसे सवाल पूछे जाते हैं ना, यही गठबंधन के भीतर जो है दरारें खड़ा करते हैं। बहरहाल कतई किसी को चुनौती देने की मेरी सोच नहीं है। मैं सौरभ भाई को भी बता दूं, मेरी सोच हमेशा से गठबंधन को मजबूती देने की रही। लोक जनशक्ति पार्टी ने एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करने का प्रयास हमेशा किया है हर गठबंधन में। मेरी जानकारी में कतई ये नहीं था कि कोई दूसरा दल ज्वाइन करने की सोच रख रहा था, नहीं रख रहा था। लगभग साल भर से इन लोगों के साथ, खान ब्रदर्स जिनका इन्होंने जिक्र किया, ये पार्टी की सोच के साथ जुड़ना चाह रहे थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। मैं ये मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ जुड़ना चाहता है और एक ईमानदार प्रयास करना चाहता है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, हर उस व्यक्ति को अपनी पार्टी के साथ जोड़कर पार्टी को और मजबूती देते हुए अपने संकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना के लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आखिरी सवाल चिराग, और इसके बिना तो चर्चा पूरी ही नहीं हो सकती। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो किसी ना किसी के भतीजे भतीजी होंगे। क्या सारे चाचाओं से भतीजों को बच के रहना चाहिए क्या? भतीजों के लिए कोई सलाह देंगे आप? रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। अच्छा, क्विकली संजीव त्रिवेदी के पास एक सवाल है, जल्दी से माइक दीजिए संजीव को। चिराग जी, आपसे कई युवा बहुत प्रभावित हैं, यहाँ भी और देश में, बिहार में लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आपके ही राज्य में पिछले कई दिनों से इस ठंड में लड़के सड़कों पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी हैं वो, और उन्हें लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हुई और उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, तो एक ही एग्ज़ाम 2 बार लिया गया है। तो ऐसे में ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि आपको इस पर स्टैंड लेना चाहिए, आप बात करें, क्योंकि अभी तक बीपीएससी कुछ भी उनके रिक्वेस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, राज्य सरकार से भी जितनी भी कोशिशें हुई हैं इस मामले में हल ढूंढने के लिए, वो नहीं निकल पाया है। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दूं, मैं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से, हम लोग छात्रों के साथ हैं। स्टैंड की आपने बात कही, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ तो अनियमितता बरती गई है, जिसके परिणाम स्वरूप री एग्जामिनेशन की नौबत आई। कंसर्न इस बात को लेकर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप एक ही परीक्षा को 2 बार कराते हैं और जब आप दूसरी बार कराते हैं तो सर्टेन सेक्शन ऑफ बच्चों के लिए आप कराते हैं, आप पूरे उसके लिए आप दोबारा नहीं कराते, आप एक समूह के लिए आप दोबारा कराते हैं। और ये उस सेंटर का री एग्जामिनेशन था जिस सेंटर को बाद में 22 सेंटर में बाइफर्केट किया गया और सारे बच्चों को अलग 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 बैठा के, अगर इसको मैं सामान्य परिस्थिति में मानूं तो लगभग 22 सेंटर्स में इसका मतलब गड़बड़ी हुई थी। ऐसे में बीपीएससी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बच्चे को कोई भी एडवांटेज ना मिले और सबके पास इक्वल प्लेइंग लेवल ग्राउंड हो, उसके लिए सारी परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी बीपीएससी की बनती है और सबसे पहले इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन होना चाहिए था, इसकी जांच कराई जानी चाहिए थी और जो भी दोषी हैं, जहां से भी पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये बात सही है, मेरे खुद के परिवार के कई बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने आकर मुझे बताया कि कई जगह पेपर्स लेट आए, कई जगह क्वेश्चन पेपर पूरे थे ही नहीं, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने क्वेश्चन पेपर ही नहीं थे वहाँ पे, जिनको बाद में प्रिंट करवा के बुलवाया गया। उदाहरण मुझे यहाँ तक दिए गए कि अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है और वो पेपर सोशल मीडिया पे
आ चुका है, एक्स अकाउंट के ऊपर आ गया है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसे में किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, ये बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि इसका री एग्जामिनेशन होना चाहिए। गठबंधन के भीतर, क्योंकि अब ये मुझे मौका मिलता है, मैं अगर विपक्ष में होता तो ज़रूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये तमाम बातें करता। बट आज क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, ऐसे में गठबंधन की मर्यादा नहीं ये इजाज़त देती कि मैं इस तरीके के धरना या आंदोलन का मैं हिस्सा बनूं, क्योंकि गठबंधन के भीतर अपनी बातों को रखने का मुझे मौका मिलता है, जो कि लंबे समय से मैं करता आ रहा हूं। ऐसे में मैंने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह कई बार किया है कि ये पूरा एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा से सबका एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में सरकार उचित फैसला लेगी, जो भी फैसला होगा वो बच्चों के हित में होगा, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, ये हम लोगों की प्राथमिकता जरूर है। मजा आ गया, वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, Thank you, बहुत भाई. मजा आया Thank you मुझे so आपके साथ much. बातचीत करने में। थैंक यू सो मच चिराग पासवान, न्यूज़ 24 के कार्यक्रम मंथन में आने के लिए, और आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत Thank you so शुभकामनाएं। much. थैंक यू सो मच। Thank you. नमस्कार।